है, सभी ऑफिसर्स का स्वागत है। आज का सुविचार है कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कठिन परिश्रम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। मैं लोकेश सर आज आपको अ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 इस विषय पर पार्ट 1 से पार्ट 5 तक जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो हमारे बोर्ड के परीक्षा में जो नमूना सॉरी प्रश्न पत्र जो आता है, उस प्रश्न पत्र पर प्रश्न क्रमांक 2 इस पर जो एक वैज्ञानिक कारण लिखो, ये जो प्रश्न आता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी बच्चे तैयार हैं? ओके, आगे मैं एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर एक नमूना प्रश्न पत्र है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 2 आप देख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से आपको जो बोर्ड की परीक्षा होगी उसमें प्रश्न पत्र आएगा। उसमें प्रश्न क्रमांक 2 वैज्ञानिक कारण लिखो और कोई भी 2 ऐसा लिखा रहेगा। मतलब इस वैज्ञानिक कारण पे लिखो, इस प्रश्न में 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी प्रश्नों के लिए 2-2 मार्क्स होंगे, 2-2 अंक होंगे और 2-2 अंक के साथ में 3 प्रश्नों को 6 अंक होते हैं, मतलब विकल्प के साथ। तो यहाँ पर आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों प्रश्न के लिए 2-2, लेकिन आपको 2 ही करना है, कोई भी 2 ही प्रश्न हल करना है। तो आपको कितने अंक मिलेंगे इस पे? इसमें 4 अंक मिलेंगे, ठीक है? तो आगे कुछ मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हम ध्यान देते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगला स्लाइड मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर 2-2 अंक वाले 3 वैज्ञानिक कारण लिखो, ऐसा वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा। उसमें से कोई भी 2 हल करना है। रसायन विज्ञान तथा भौतिकी दोनों में से कम 1 प्रश्न का समावेश होता है। हमारा जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 विज्ञान 1 जो है, इसमें से यह जो पार्ट है विज्ञान भाग 1 का, उसमें शास्त्र का और भौतिकी शास्त्र दोनों का समावेश होता है और दोनों में से कम 1-1 प्रश्न का समावेश होगा। साधारणतः 2 मुद्दे, मतलब पहले एक प्रश्न के लिए हमें 2 मुद्दे लिखना है। तो प्रत्येक मुद्दे के लिए 1-1 अंक के अनुसार क्या किए जाते हैं, अंकों का वितरण किया जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि जब भी हम वैज्ञानिक कारण देते हैं तो 2 मार्क्स के लिए है तो कम से कम उसमें 2 मुद्दे लिखना है और 1 मुद्दे के लिए 1 अंक और अगले दूसरे मुद्दे के लिए 1 अंक। ऐसे इस प्रकार से आपको 2 अंक मिलेंगे। जो हमारे जो प्रश्न क्रमांक 2 के लिए जो वैज्ञानिक कारण लिखो है उस पे, ठीक है? तो चलिए हम देखते हैं अगला स्लाइड। पार्ट 1 से हम पार्ट 1 से पार्ट 5 तक के जो लेसन है, इसमें जो वैज्ञानिक कारण, जो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण में यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, मैं आपके सामने इधर स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। यदि कोई पत्थर तथा पक्षी का पंख एक ही समय ऊंचाई से नीचे गिराई जाए तो पंख की अपेक्षा पत्थर शीघ्र नीचे आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर ये गुरुत्वाकर्षण इस लेसन से पहला जो मैंने प्रश्न लिया है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो उसका उत्तर यहाँ पर लिखा है, जब कोई पिंड हवा में नीचे गिरता है ना? जब कोई पिंड हवा में नीचे गिरता है तब उस पिंड पिंड पर पृथ्वी के बल के कारण उसका वेग निरंतर बढ़ता है। मतलब पृथ्वी का बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, उसके कारण ऊपर से जो हम कोई भी पिंड जब नीचे गिराते हैं या गिरता है तो उसका जो वेग है वो निरंतर बढ़ता है। इस दशा में हवा के उत्प्लावक बल द्वारा और घर्षण द्वारा गति में अवरोध उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर उत्प्लावक बल यानी क्या? उत्प्लावक बल का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है
तो द्रव द्वारा उस वस्तु के ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। अब यहाँ पे अभी यहाँ पर तो कोई द्रव नहीं है, लेकिन पृथ्वी के द्वारा जो उत्प्लावक बल तैयार होता है, मतलब उत्प्लावक बल के कारण क्या होता है, जैसे हम एक बाल्टी है उसमें पानी भरा हुआ है, उस पर हमने एक प्लास्टिक की गेंद अंदर डुबाया, तो वो अंदर डूबेगा क्या, वापस वो ऊपर आएगा। तो ऊपर क्यों आएगा, क्योंकि पानी का जो फोर्स होता है, जो बल होता है, वो उसको ऊपर की ओर लाता है, उसी बल को हम बोलते हैं उत्प्लावक बल। ठीक है, तो ये उत्प्लावक बल द्वारा घर्षण द्वारा गति में अवरोध उत्पन्न होता है। यह अवरोध पिंड के आकार, आयतन, घनत्व, वेग इत्यादि पर निर्भर करता है। जो पिंड नीचे गिर रहा है या गिराया जा रहा है, उस पिंड के आकार, आयतन, घनत्व तथा वेग इत्यादि पर यानी उसका अवरोध जो है वो निर्भर होता है। इन अवरोधों का पक्षी के पंख पर अधिक, और क्योंकि पक्षी का जो पंख होता है वो कैसा होता है, हल्का होता है, और पत्थर पर कम प्रभाव पड़ता है। फलतः पत्थर का अधोगामी त्वरण जो है, त्वरण यहाँ पे हम देखेंगे, त्वरण का मतलब क्या है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होने वाले समय की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो पंख के अधोगामी त्वरण से अधिक होता है। पत्थर का जो अधोगामी त्वरण है वो कैसा होता है, अधिक होता है पंख के अधोगामी त्वरण से। इसलिए पत्थर तथा पंख एक ही समय में नीचे गिराने पर पंख की अपेक्षा पत्थर जो है वो शीघ्र ही नीचे गिरता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर दो पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला पॉइंट इस पर 1 मार्क्स रहेगा, दूसरा पॉइंट इस पर 1 मार्क्स रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक-एक मार्क्स के लिए आपको मतलब सॉरी 2 मार्क्स 2 अंक का जो यह प्रश्न है, इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स में लिखना है, और दोनों पॉइंट के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। ठीक है, अगला हम देखते हैं स्लाइड। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, ये दूसरा लेसन है। इस पर से जो वैज्ञानिक कारण के तौर पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने लिए हैं, यहाँ पर आपको मैं अगला स्लाइड दिखा रहा हूँ। एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। अभी यहाँ पर आपको जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। तो इसके लिए आपको 2 पॉइंट्स मिनिमम लिखना है। आप यदि आपको ज्यादा पता है, लेकिन अगर आपके जो 2 पॉइंट्स एकदम इफेक्टिव है, परफेक्ट है, तो आपको 2 ही पॉइंट लिख के छोड़ देना है, क्योंकि समय को भी ध्यान में रखना है, और समय को ध्यान में रखकर आपको क्या करना है, इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। तो पहला पॉइंट है, तत्वों की संयोजकता उनके बाह्यतम कक्षा के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। अब यहाँ पर देखो, हमने तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में हमने पढ़ा है, तो उसमें हमने देखा कि संयोजकता क्या है, तो किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में पाए जाने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही संयोजकता कहलाती है। अभी कोई भी तत्व है उसमें जो इलेक्ट्रॉन समाविष्ट होते हैं, तो वो अलग-अलग कक्षाओं में अलग-अलग इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, और वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका दिया है कि तत्वों की संयोजकता उनके बाह्यतम कक्षा के संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधार पर निर्धारित होती है। दूसरा पॉइंट दिया है, एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। अभी हमने देखा है जो आधुनिक आवर्त सारणी हेनरी मोज़ले ने जो तैयार किया है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ जो होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, समूह कहते हैं। ऊर्ध्वाधर यानी खड़ी दिशा में। तो उस समूह में एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता जो है, मतलब पहले वाले जो समूह है, या मतलब कोई भी समूह हो, उस समूह के नीचे उस समूह में जितने भी तत्वों को लिखा गया है, उस सभी तत्वों की जो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो समान होती है।
इसीलिए एक ही समूह के सभी तत्वों की संयोजकता जो है वो समान होती है। यहाँ पर दिया है और उदाहरण भी दिया है, समूह 1 के सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है। इसी प्रकार समूह 2 के सभी तत्वों की संयोजकता 2 होगी। अभी हमने देखा है कि जो हम इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा समूह बनाया गया है ना, मैं छोटा-सा ऐसा कृति कर रहा हूँ, ठीक है? तो ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, तो इसको हम क्या कहते हैं? समूह कहते हैं। तो यहाँ पर जो तत्व लिखे गए हैं एक के नीचे एक, तो उसको हम समूह कहते हैं और उस इस पहले वाले बॉक्स में जो लिखे गए जितने भी तत्व हैं, उनकी संयोजकता 1 होगी। दूसरे बॉक्स में लिखे गए तत्वों की जो संयोजकता होगी वो कैसी होगी? वो 2 होगी। तो इस प्रकार से उसके संयोजकता के आधार पर उसको उस समूह में रखा गया है, ठीक है? तो यहाँ पे एक ही समूह के सभी तत्वों की जो संयोजकता है वो समान इसलिए होती है, वो यहाँ पर 2 पॉइंट के आधार पर बताया गया है, ठीक है? उसके बाद में शून्य समूह वाले तत्वों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। यहाँ पे अगला जो मेरा प्रश्न है, वो है शून्य समूह वाले तत्वों को उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। अभी आपको पता है जो आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया गया है, उस आधुनिक आवर्त सारणी में 1 से लेकर 18 क्या है? समूह है। समूह हम ऊर्ध्वाधर स्तंभ को हम समूह कहते हैं और जो क्षैतिज दिशा है उसको आवर्त कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो लास्ट वाला जो 17 और 18वां जो होता है, इसको निष्क्रिय गैसों का समूह कहा गया है या फिर यहाँ पे उसको उत्कृष्ट गैस दिया गया है कि किस कारण से हम उसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। पहला पॉइंट दिया है, शून्य समूह के तत्वों के बाह्यतम कवच पूर्ण होते हैं। मतलब कभी कुछ-कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाह्यतम कक्षा जो है वो पूर्ण नहीं होते हैं, अपूर्ण होते हैं। लेकिन शून्य समूह के सभी तत्वों के बाह्यतम कवच पूर्ण होते हैं, ठीक है? अगला जो दूसरा यहाँ पे इसका कारण है, इस समूह के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण स्थिर होता है। ये तत्व इलेक्ट्रॉन की लेन-देन अथवा भागीदारी नहीं करते तथा रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ये गैसीय तत्व है, इसलिए इन्हें उत्कृष्ट गैसीय तत्व कहते हैं। अभी इस समूह के जो तत्व है वो इलेक्ट्रॉनों का क्या नहीं करते? लेन-देन, आदान-प्रदान नहीं करते और किसी प्रकार की भागीदारी नहीं करते, इसीलिए और ना ही ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। इसलिए ये जो गैसीय तत्व है, इसे उत्कृष्ट गैसीय तत्व कहा जाता है। ठीक है? अगला स्लाइड देखते हैं हम। यहाँ पे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में तीसरा जो मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, हैलोजन में फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है। अब यहाँ पर जो फ्लोरीन ये जो तत्व है, ये अ, अधिक सर्वाधिक क्रियाशील तत्व क्यों है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों ये इस प्रश्न के लिए क्या किया गया है, 2 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 और 7 है ना? मतलब इसमें बाह्यतम कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 और अंदर की कक्षा में 2। फ्लोरीन के बाह्यतम कवच में स्थिर अष्टक को पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। तो 8 नहीं, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? 7। तो 7 होने के कारण फ्लोरीन के बाह्यतम कवच में स्थिर अष्टक पूर्ण करने के लिए केवल 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इसमें तीसरा पॉइंट और यहाँ पर दिया गया है, सभी हैलोजन में फ्लोरीन के परमाणु का आकार सबसे छोटा होता है। हैलोजन जो ग्रुप है उसमें फ्लोरीन का जो परमाणु है वो सबसे आकार में जो है वो आकार में सबसे छोटा होता है। फ्लोरीन के परमाणु का जो आकार है वो सबसे छोटा होता है, इसीलिए उसके परमाणु की बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर केंद्रकीय आकर्षण सर्वाधिक होता है। मतलब केंद्रक पर जो आकर्षण होता है परमाणु के, फ्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन पर जो केंद्रकीय आकर्षण होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए हैलोजन में फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है।
तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 पॉइंट लिखकर इसका जो कारण है वो स्पष्ट किया गया है। तो जरूरी नहीं है कि आप 2 ही लिखिए, लेकिन 2 पॉइंट बनाकर भी इसको आप पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसमें 3 पॉइंट बनाकर लिखा गया है ताकि जो सवाल पूछा गया है, हैलोजन में फ्लोरीन सर्वाधिक क्रियाशील तत्व है, उसको क्या किया गया है, पूरी तरह से उसका कारण यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। ठीक है बच्चों? तो अगला स्लाइड देखते हैं हम। लेसन नंबर 3 पाठ क्रमांक 3 से हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। अभी इस लेसन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ। दरवाजों और खिड़कियों की जालियों पर उपयोग के पहले उन पर पेंट लगाया जाता है। ठीक है? अभी आपको पता है कि जब भी आप अपने घर के बाहर या घर के दरवाजों पर, जो खिड़कियों पर जो लोहे की जालियां होती है, उस पर पेंट क्यों लगाते हैं? ताकि पानी जो है बारिश के पानी से या हवा से वो खराब ना हो, है ना? हमको जनरली ये पता है, लेकिन हमको यहाँ पर वैज्ञानिक तौर पर उसका कारण देना है। तो यहाँ पर हमारा जो सवाल है वो क्या है? दरवाजों और खिड़कियों की जालियों पर उपयोग के पहले उन पर पेंट लगाया जाता है। यहाँ पर 2 कारण दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये पहला कारण है, दरवाजों तथा खिड़कियों की जालियां प्राय लोहे से बनी होती है। ज्यादातर जो दरवाजे और खिड़कियां जो होती है वो लोहे की बनी होती है। हवा में खुली होने के कारण इन पर जंग लगने के कारण इनका संचारण होता है। संचारण का मतलब होता है छीजन, मतलब धीरे-धीरे उसके टुकड़े होकर छोटे-छोटे कणों में उसका छीजन होता है और धीरे-धीरे जो लोहा है वो टूट जाता है, उसमें जंग लग जाता है। ठीक है? तो दरवाजों तथा खिड़कियों की जालियां प्राय लोहे से बनी होती है। हवा में खुली होने के कारण इन पर जंग लग जाने के कारण इसका संचारण होता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि जालियों पर पेंट की परत लगाने से जालियों का लोहा हवा तथा आर्द्रता के संपर्क में आता है। आर्द्रता का मतलब गीलापन, मतलब हवा और पानी के संपर्क में आने से वो क्या हो जाता है, उसमें गीलापन आर्द्रता के संपर्क में नहीं आ पाता और संचारण से सुरक्षित बना रहता है। मतलब जब हम उस पे पेंट करते हैं तो ये जो हवा है, ये जो गीलापन है, पानी का जो असर है उस पर नहीं होता है और इस तरह से जो है वो लोहा जो है वो सुरक्षित बना रहता है। इसलिए दरवाजों तथा खिड़कियों पर लगी लोहे की जालियों पर पेंट लगाया जाता है। आप मतलब ये मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में लिया है, तो इसके बारे में भी आप आसानी से अपने तरीके से भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है? अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शाहाबादी फर्श के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डालने पर जल्दी अदृश्य नहीं होते, किंतु फर्श का चूर्ण जल्दी अदृश्य हो जाता है। मैं सवाल एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। शाहाबादी फर्श के टुकड़े हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में डालने पर जल्दी अदृश्य नहीं होते, किंतु फर्श का चूर्ण जल्दी अदृश्य हो जाता है। यहाँ पर जो सवाल है वो मैंने पढ़ा है और उसके बारे में 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हमने क्या जाना है, क्या पढ़ा है कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कुछ घटक होते हैं, जैसे कि अभिकारकों की सांद्रता, है ना? तो उसमें ये अभिकारकों के मतलब उसके आकार पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पर वही कारण आपको लिखना है यहाँ पर कि रासायनिक अभिक्रिया करते समय यानी किस प्रकार से आकार जो है वो मतलब उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रभावित करता है, वो हम देखेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के कणों के आकार पर निर्भर करता है। मतलब यहाँ पर देखो, फर्श एक बड़ा आकार का ये है, मतलब वस्तु है। अगर उस पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो वो जल्दी उस पर असर नहीं होता है ना? लेकिन अगर उसी फर्श को यदि हमने बारीक-बारीक कणों में बदलकर उसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालते हैं, तो वो जल्दी ही घुल जाता है या अदृश्य हो जाता है। क्यों?
क्योंकि उसके कण छोटे हैं, कण छोटे होने के कारण वो बहुत ही जल्दी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl में घुल जाता है। तो आपका यहाँ पे दिया है पहला पॉइंट, अभिक्रिया की दर अभिकारकों के कणों के आकार पर निर्भर होती है। कणों का आकार जितना छोटा होगा, अभिक्रिया की दर उतनी ही तीव्र होगी। मतलब कण छोटा होने से यहाँ पर जो अभिक्रिया है, जो रिएक्शन है, वो बहुत ही तेजी से होगा। दूसरा कारण दिया है, शाहबदी फर्श की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया में शाहबदी फर्श के टुकड़े की अपेक्षा शाहबदी फर्श के चूर्ण आकार में छोटे होते हैं। अभी चूर्ण तो छोटे ही होते हैं और फर्श जो है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर चूर्ण जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बहुत जल्दी घुल जाता है और अदृश्य हो जाता है। इस कारण उतने ही वजन के फर्श के चूर्ण का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तीव्र गति से संयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर ये दो कारण यहाँ पर दिया है, संयोग होता है तथा वह जल्दी अदृश्य हो जाता है। तो यहाँ पर आपको ये जो मैंने जो प्रश्न पढ़ा उसके दो कारण यहाँ पर लिखे गए हैं, ये दोनों कारण आप लिख सकते हैं। अगला स्लाइड देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, खाद्य तेल को अधिक समय तक संग्रहित करने के लिए हवाबंद डिब्बे का उपयोग करना उचित होता है। अभी आप सभी को पता है कि हम अपने घर में अगर ज्यादा पैमाने में हम अगर तेल लाते हैं तो हमेशा वो जिस मतलब पात्र में हम वो तेल लाते हैं वो पात्र कैसा होता है, पूरी तरह से पैक होता है। यानी उसमें अंदर हवा हवा प्रवेश न कर सके, इस तरह से उसको क्या किया जाता है, उसको पैक किया जाता है। तो यहाँ पर खाद्य तेल यानी कि हम जो घर पे खाने का जो तेल इस्तेमाल करते हैं उसके लिए बोला गया है। तो खाद्य तेल को अधिक समय तक संग्रहित करने के लिए हवाबंद डिब्बे का उपयोग करना उचित होता है। तो पहला यहाँ पर दिया है उसका कारण, यदि खाद्य तेल को दीर्घकाल यानी लंबे समय तक, खाने का जो तेल है उसको यदि लंबे समय तक रखा जाए तो उसका स्वाद तथा गंध बदल जाती है ना। उसका जो स्वाद है, उसमें जो टेस्ट आती है, उसमें से जो बदबू है मतलब गंध जो है, उसका स्वाद और गंध जो है वो बदल जाती है। इससे यह बदबूदार हो जाता है। बदबूदार यानी उसकी जो स्मेल होती है वो कुछ अलग ही होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा कारण दिया है, बदबू विकृत गंधिता टालने के लिए ऑक्सीकारक अवरोधक, मतलब ऑक्सीकारक यानी जिसमें ऑक्सीजन प्रवेश न कर सके, का उपयोग किया जाता है। अथवा दीर्घकाल के लिए खाद्य तेल को हवाबंद डिब्बे में संग्रहित करना उचित होता है, क्योंकि उसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। ऑक्सीकरण होने से जो खाद्य तेल है वो कैसे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उसमें गंध आने लगती है, उसका जो टेस्ट होता है वो खराब लगता है। इसीलिए खाद्य तेल को अधिक समय तक संग्रहित करने के लिए हवाबंद डिब्बे का उपयोग करना उचित होता है। इस प्रकार से आपको लिखना है 2 पॉइंट के तहत। अगला स्लाइड देखते हैं, पार्ट 4, विद्युत धारा के प्रभाव। अब देखते हैं इस लेसन से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैंने लिया है, स्लाइड आपके सामने है। विद्युत बल्ब में कुंडली बनाने के लिए टंगस्टन टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। अभी आप सभी को पता है पुराने जमाने में पहले येलो वाला एक बल्ब आता था, है ना। तो उस बल्ब के लिए ज्यादातर वो बल्ब का इस्तेमाल पहले किया जाता था। अभी तो एलईडी बल्ब है व्हाइट वाली, तो इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। लेकिन आप उस पुराने वाले जो येलो कलर में जलने वाली जो बल्ब थी, उस बल्ब में आप कुंडली बनाने के लिए जो धातु का उपयोग किया जाता है, उस धातु को टंगस्टन धातु कहा जाता है। अब उस टंगस्टन यानी उस विद्युत में कुंडली बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग क्यों किया जाता है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हम देखेंगे, यहाँ पर पहला कारण दिया है कि विद्युत बल्ब में लगी तार की कुंडली से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता तार के तापमान पर निर्भर होती है। अभी जितना तापमान वो एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा तार, जो वो टंगस्टन
धातु है, वो जितना तापमान वो एब्जॉर्ब करेगा, अवशोषित करेगा, उतने ही ज्यादा रोशनी वो बल्ब देगी। ठीक है, तापमान अधिक होने पर प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। ठीक है, तो अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो अधिक प्रकाश पाने के लिए उस तार को अधिक तापमान देना जरूरी होता है। तो अधिक तापमान देने पर भी वो टंगस्टन की जो तार है वो क्या नहीं होती है, वो मतलब गलती नहीं है या टूटती नहीं है। दूसरा पॉइंट है, बल्ब में लगी हुई तार की कुंडली का गलनांक अत्यधिक होने के कारण उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार के पिघले बिना उसका तापमान अत्यधिक बढ़ाया जा सकता है। अतः बल्ब द्वारा तीव्र प्रकाश प्राप्त होता है। अभी यहाँ पर देखो कि हेलो, इस माइक म्यूट मोड पे रखिए, माइक से आप घर से आवाज आ रही है। हेलो बच्चों, आपको माइक म्यूट मोड पे रखना है, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर दूसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं कि बल्ब में लगी हुई तार की कुंडली का गलनांक अत्यधिक होने। अब गलनांक का मतलब कि जो उस तार पे सॉरी उस बल्ब पे जो तार लगा हुआ होता है टंगस्टन धातु का होता है, उसका गलनांक अत्यधिक होता है। मतलब वह ताप जिस पर कोई धातु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है। तो यहाँ पर ये जो है टंगस्टन धातु है, वो क्या हो रहा है, वो ठोस से द्रवावस्था में बदल रहा है क्या, नहीं बदल रहा है। इसीलिए उसका जो गलनांक जो होता है वो बहुत अधिक होता है। इसीलिए उसको ज्यादा उसको तापमान देकर उस बल्ब की रोशनी बढ़ाई जा सकती है। उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर तार के पिघले बिना उसका तापमान अत्यधिक बढ़ाया जा सकता है। फलतः बल्ब द्वारा तीव्र प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, इसीलिए विद्युत बल्ब में उपयोगी तार की कुंडली का गलनांक अति उच्च होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है। कितना भी उस टंगस्टन को हम अगर यानी उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं या उस पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वो गलता नहीं है। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक अत्यधिक मतलब 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसीलिए बल्ब में कुंडली बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बल्ब के लिए वो टंगस्टन धातु का उपयोग कुंडली बनाने के लिए क्यों किया जाता है, यहाँ पर दोनों पॉइंट स्पष्ट किया है, तो आपको यह लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मा का निर्माण करने वाले विद्युत के उपकरणों में उदाहरण इस्त्री, विद्युत की सिगड़ी, बॉयलर में नाइक्रोम जैसी मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। शुद्ध धातु का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यही प्रश्न को दूसरे तरीके से लिखा गया है, विद्युत इस्त्री टोस्टर जैसे साधनों में लगी हुई पट्टियां शुद्ध धातु की न बनाकर मिश्र धातु से बनाई जाती हैं। दो तरह से सवाल पूछा गया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में हमें वैज्ञानिक कारण देना है कि जो जो विद्युत उपकरण है, इस्त्री, विद्युत की सिगड़ी, इस प्रकार के जो विद्युत के उपकरण हैं उसमें शुद्ध धातु का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है, नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, पहला जो पॉइंट है, विद्युत इस्त्री, टोस्टर आदि विद ऐसे विद्युतीय साधन हैं जिनका कर्मकरण विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर अर्थात विद्युत ऊर्जा के ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण पर निर्भर होता है। मतलब यहाँ पे ऊर्जा का रूपांतरण हो रहा है विद्युतीय ऊर्जा के ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट दिया है, नाइक्रोम एक ऐसी मिश्र धातु है जिसकी प्रतिरोधकता पर्याप्त अधिक होती है और इसको उच्च तापमान तक गर्म करने पर भी इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। मिश्र धातु यानी क्या, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को हम मिश्र धातु कहते हैं। ठीक है, तो नाइक्रोम जो है ये एक मिश्र धातु है जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होती है और इसको उच्च तापमान पर गर्म करने पर भी इसका ऑक्सीकरण नहीं होता है। मतलब ये ऑक्सीजन के संपर्क में मतलब इस पर ऑक्सीजन का किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुद्ध धातुओं के संबंध में यह संभव नहीं है। इसीलिए विद्युत इस्त्री
तथा टोस्टर जैसे साधनों में लगी पट्टियां शुद्ध धातु की न बनाकर मिश्र धातु से बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आप लिखकर इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अगला स्लाइड देखते हैं। पार्ट 5 ऊष्मा। अब इस लेसन से कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं, वो देखते हैं अगले स्लाइड में। शीत प्रदेशों में पानी के नल की पाइपें कभी-कभी फट जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि शीत प्रदेश, अब शीत प्रदेश यानी जहाँ पर अधिकांश टेम्परेचर जो है वो लो रहती है, बहुत कम ही रहती है, एकदम ठंड ज्यादा रहती है, बर्फबारी होती है। ऐसे शीत प्रदेशों में पानी के नल की पाइप कभी-कभी फट जाती है। तो ये पानी का जो पानी के नल की जो पाइपें होती है वो क्यों फट जाती है, इसका हमें वैज्ञानिक कारण देना है। तो पहला यहाँ पर हम देखते हैं कारण जो है लिखा है यहाँ पर, शीतकाल में शीत प्रधान देशों के वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम हो जाता है। अभी आपको पता है कि कश्मीर जैसे राज्य में हम देखते हैं वहाँ का जो वायुमंडलीय जो तापमान होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। तो ऐसे शीत प्रदेश इन्हीं को कहेंगे। ऐसे एरिया में, ऐसे क्षेत्रों में जो है 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत अ, कम तापमान रहता है। पानी के असंगत व्यवहार के कारण पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाने पर वह प्रसारित होता है, मतलब फैलता है, तथा उसके बर्फ बनने पर भी उसका आयतन बढ़ता है, ठीक है। उसका बर्फ बनने पर भी उसका आयतन बढ़ता है। आयतन यानी क्या? आयतन का मतलब होता है कि वो जितना स्थान यानी किसी भी वस्तु का घेरा हुआ जो जितना स्थान घेरता है उसको हम आयतन कहते हैं, ठीक है। मतलब पदार्थ का आयतन उसके द्वारा घेरा गया स्थान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बर्फ बनने पर उसका आयतन बढ़ता है, मतलब जगह वो ज्यादा घेरता है। अगला पॉइंट देखते हैं। ऐसी स्थिति में नल में से बहने वाले पानी तथा उससे बने बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। अभी आयतन बढ़ेगा तो उसको जगह ज्यादा लगेगी, और पाइप के अंदर क्या होता है, जितनी जगह है उससे वो अपने आप ऐसे फैलेगी तो नहीं, है ना। इस फलता क्या होता है, वो पाइप की जो दीवार है उस पे दबाव आता है, और उसके कारण ये पाइप जो है कभी-कभी फट फट जाती है। यहाँ पर दिया है दूसरा कारण, आप देख सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में नल में से बहने वाले पानी तथा उससे बने बर्फ अरे का चॉकलेट, अरे बर्फ का चॉकलेट डे, चॉकलेट डे। तो वही तो बता रहा था, तुमसे सुनाई नहीं दे रहा साले लोड़े। हेलो हेलो, माइक म्यूट मोड पे रखना है आपको। दूसरा पॉइंट है, ऐसी परिस्थिति में नल में से बहने वाले पानी तथा उससे बने बर्फ का आयतन बढ़ जाता है। पानी के अंदर स्थान न होने के कारण पाइप की दीवार पर पानी या बर्फ के कारण उच्च दाब क्रियाशील होता है, इसलिए पाइप कभी-कभी फट जाती है। पानी और बर्फ दोनों के लिए जगह सफिशिएंट नहीं होता है, और उसको ज़्यादा ज़्यादा जगह की आवश्यकता होती है, और इसके कारण उस पाइप के अंदर जो एक उच्च दबाव बनता है, और उस दबाव के कारण जो है पाइप जो है वो फट जाती है, ठीक है। ये ऊष्मा इस लेसन से लिया गया है। अगला जो स्लाइड है मैं आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा प्रश्न है, शीत प्रधान क्षेत्रों में शीतकाल में घनीभूत हुए तालाब के पानी में भी मछलियां जीवित रहती है। अभी ऐसे ही क्षेत्र जो मैंने आपको बताया शीत प्रधान यानी जहाँ पर बर्फबारी होती हो, कम और टेम्परेचर कम हो, ऐसे क्षेत्रों में शीतकाल में घनीभूत हुए तालाब के पानी में भी मछलियां जीवित रहती है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो पहला इसका मछलियां क्यों जीवित रहती है ऐसे क्षेत्रों में भी, वो हम देखते हैं। शीत प्रधान क्षेत्रों में शीतकाल में वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी बहुत कम हो जाता है। उस समय तालाब का पानी घनीभूत हो जाता है। पृष्ठभाग के पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होने पर
उस पानी का आयतन कम और घनत्व अधिक होने के कारण भारी पानी, अभी घनत्व पानी का घनत्व अगर बढ़ता है तो जो वो भारी हो जाता है ना? आयतन कम हो जाता है और घनत्व बढ़ता है, तो उसके कारण ऊपर का जो पानी होता है तालाब के ऊपर का, तो वो भारी पानी जो है वो तल की ओर जाने लगता है और हल्का जो पानी है, तल का हल्का पानी ऊपर आने लगता है। पूरे पानी का पानी पूरे पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होने तक यह क्रिया होती रहती है। जब तक पूरे तालाब का पानी 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं आ जाता है, तब तक ये यह क्रिया होते रहती है। इसके बाद ऊपरी सतह, दूसरा पॉइंट है, इसके बाद ऊपरी सतह के पानी का तापमान क्या हो जाता है? कम हो जाता है और सतह पर बर्फ की परत बन बन जाती है। बर्फ ऊष्मा का उचालक होने के कारण, बर्फ जो है ऊष्मा का उचालक होने के कारण अधोभाग में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला पानी विद्यमान रहने के कारण उसमें मछलियाँ जीवित रह सकती है। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए यहाँ पर 2 पॉइंट लिखे गए हैं, दोनों पॉइंट आपको लिखना है। ठीक है? अगला स्लाइड। थैंक यू वेरी मच। इस प्रकार से जो प्रश्न क्रमांक 2 के लिए मैंने जो महत्वपूर्ण जो वैज्ञानिक कारण जो बताए हैं, उस वैज्ञानिक कारण जो प्रश्न मैंने बताया उसकी स्टडी करके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यदि आपके कोई सवाल हो इस टॉपिक पर तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ ओके। हाँ बच्चों, आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है इस टॉपिक से संबंधित? हाँ बच्चों, इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो हाँ अपना हाथ ऊपर कीजिए, हैंड राइज कीजिए। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ कोमल, पूछो बेटा। कोमल पूछो, अपना माइक ऑन करो। कोमल अपना माइक ऑन करो बेटा। इस टॉपिक से संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन है आप लोग पूछना चाहते हैं, अपना हाथ ऊपर कीजिए। आप आपके मन में जो भी शंका है, क्वेश्चन है, आप लोग पूछ सकते हो। हाँ इमदुल्ला पूछो बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बोलिए क्या बात है? सर ये पीपीटी भेज दीजिए ना सर टेलीग्राम में। हाँ, भेज दिया जाएगा आपको टेलीग्राम, या आप इसमें देख सकते हैं ना, यूट्यूब के द्वारा भी दे सकते हैं। पीएमसी एजुटेन आपके पास जो ये है, ठीक है, पीपीटी भेज दिया जाएगा। और किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है बच्चों? और किसी को अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं, अपना हाथ ऊपर कीजिए। पूछना है बच्चों किसी को? किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? सर शायद किसी का हाथ ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चों को हाँ, टॉपिक समझ में आया। धन्यवाद अच्छा, सर जी आपका। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू बच्चों, बाय बाय।